पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, महत्व एवं क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने चारों ओर के भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होता है। इसके द्वारा व्यक्ति को प्रकृति के नियमों और उसके संतुलन का ज्ञान कराया जाता है। पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट। इसकी मुख्य अवधारणा केवल पर्यावरण के बारे में सैद्धांतिक जानकारी देना नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए और पर्यावरण के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। इसमें विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों को जागृत किया जाता है। सरल उदाहरण, जैसे किसी विद्यालय के बच्चों को पानी की बर्बादी रोकने के लिए ये सिखाना कि हाथ धोते समय नल को पूरा न खोलकर ज़रूरत के अनुसार चलाएं। ये पर्यावरण शिक्षा की व्यावहारिक अवधारणा है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व। यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक करती है। ये ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए व्यावहारिक उपाय सिखाती है। ये समाज में ये चेतना पैदा करती है कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, वायु, जल, ध्वनि, वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शामिल किया गया है। प्रश्न 2, पर्यावरण के प्रकारों का वर्णन करते हुए वायु प्रदूषण को विस्तार से समझाइए। पर्यावरण के प्रमुख प्रकार। प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें वे सभी घटक आते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे और जीव जंतु। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें मनुष्य के आपसी सामाजिक संबंध, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा और धार्मिक संस्थाएं शामिल होती हैं। आर्थिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत मानव की आजीविका के साधन, उद्योग, कृषि, व्यापार और आर्थिक नीतियां आती हैं। वायु प्रदूषण का अर्थ। जब वायुमंडल में प्राकृतिक गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है और उसमें हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं तथा धूल के कण अवांछित मात्रा में मिल जाते हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण। बड़े कारखानों, थर्मल पावर प्लांटों और ईंट भट्ठों से निकलने वाली जहरीली गैसें व काला धुआं। परिवहन के साधनों, कार, बस, मोटरसाइकिल के इंजनों से निकलने वाला धुआं। घरेलू स्तर पर लकड़ी, कोयला जलाना तथा कृषि अवशेष, पराली जलाना। वायु प्रदूषण के प्रभाव। स्वास्थ्य पर असर, इससे दमा, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और आंखों में जलन जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। पर्यावरण पर असर, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि और एसिड रेन, अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ जाता है। नियंत्रण के उपाय। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ताकि हवा प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो सके। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग बढ़ाना। प्रश्न 3, ओजोन परत का ह्रास और ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणा को समझाइए। ओजोन परत का ह्रास, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अर्थ, पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन O_3 गैस की एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली अत्यंत हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट -UV किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ह्रास के कारण रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और फोम उद्योगों में उपयोग होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और हेलन गैसें ओजोन अणुओं को तेजी से नष्ट करती हैं। दुष्परिणाम, पराबैंगनी किरणों के सीधे पृथ्वी पर पहुंचने से मनुष्यों में त्वचा का कैंसर, आंखों की बीमारियां, मोतियाबिंद और पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। संकल्पना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की गर्मी, ऊष्मा को कुछ मात्रा में रोककर रखता है, जिससे रात में या ठंड के समय पृथ्वी का तापमान जीवन के अनुकूल बना रहता है। समस्या का रूप, मानवीय गतिविधियों और प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO_2, मीथेन आदि गैसों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसे ही वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रश्न 4, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन और मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। अर्थ, मानवीय आवश्यकताओं जैसे कृषि भूमि विस्तार, शहरीकरण, इमारती लकड़ी और उद्योग स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटना वनों की कटाई कहलाता है। दुष्परिणाम, इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास छिन जाता है, वर्षा का चक्र अनियमित हो जाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। अर्थ, हवा, पानी या मानवीय गतिविधियों के कारण उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत का कटकर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। कारण व बचाव, वनों की कटाई और अत्यधिक चराई इसके प्रमुख कारण हैं। इससे बचने के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण और सीढ़ीनुमा खेती करना आवश्यक है। प्रश्न 5, जल प्रदूषण, कारण, प्रभाव एवं जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1971। जल प्रदूषण का अर्थ, जब जल स्रोतों, नदियों, झीलों, तालाबों में हानिकारक रसायन, सीवेज का गंदा पानी और कारखानों का कचरा मिल जाता है जिससे उसका प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाता है, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। मुख्य कारण, उद्योगों और कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट रसायन, नगरों का गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ना, खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1971 भारत सरकार द्वारा जल स्रोतों की शुद्धता बनाए रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए यह कानूनी अधिनियम बनाया गया। इसके तहत केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन किया गया, जिन्हें उद्योगों के कचरे के नियमन और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न 6, भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के रूप में चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। परिचय, भारत में पर्यावरण और वनों को बचाने के लिए कई जन आंदोलन हुए हैं, जिनमें चिपको आंदोलन ऐतिहासिक और सबसे प्रभावी आंदोलन माना जाता है। शुरुआत एवं पृष्ठभूमि, यह आंदोलन 1970 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरणा स्रोत और नेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थे। आंदोलन की कार्यप्रणाली, सरल शब्दों में, जब वन विभाग के ठेकेदार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जंगलों के पेड़ों को काटने आए, तो वहां के स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध का अनूठा तरीका ये था कि लोग पेड़ों से लिपट गए, चिपक गए, ताकि ठेकेदार पेड़ों को न काट सकें। उनका प्रसिद्ध नारा था, तारांकन पर्यावरण क्या है भाई, पेड़, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। आंदोलन का परिणाम एवं महत्व, इस सफल जन आंदोलन के भारी दबाव के कारण सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े। यह आंदोलन पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण की जन चेतना का प्रतीक बन गया। प्रश्न 7, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के उद्देश्य और कार्यों का वर्णन कीजिए। परिचय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। यूनेप के मुख्य उद्देश्य, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की स्थिति की निरंतर निगरानी करना और सदस्य देशों को दिशा निर्देश प्रदान करना, पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और समझौतों को बढ़ावा देना, विकासशील और विकसित देशों के बीच पर्यावरण प्रबंधन को लेकर तकनीकी व आर्थिक सहयोग स्थापित करना। यूनेप के प्रमुख कार्य, पर्यावरण मूल्यांकन, दुनिया भर में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के आंकड़ों को एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करना, नीति निर्माण, सरकारों को ऐसे कानून और नीतियां बनाने में मदद करना जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सतत, सस्टेनेबल उपयोग हो सके। जन जागरूकता, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसे आयोजनों के माध्यम से वैश्विक नागरिकों को जागरूक करना। प्रश्न 8, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड NAEB की भूमिका। परिचय, NAEB नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में वनों के विकास और बंजर भूमि के पुनरुद्धार के लिए की गई थी। मुख्य भूमिका एवं कार्य, देश भर में वनीकरण, अफॉरेस्टेशन और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, बंजर भूमि और वनों से दूर की भूमि को उपजाऊ एवं हरा भरा बनाने के लिए योजनाएं तैयार करना,
स्थानीय समुदायों और स्वैच्छिक संगठनों NGOs को पर्यावरण संरक्षण कार्यों में आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। प्रश्न 9। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संक्षिप्त परिचय। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची रेड डेटा बुक जारी करता है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो देश में वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए काम करता है। यह उद्योगों के प्रदूषण स्तर की जांच करता है और पर्यावरण कानूनों का पालन न करने वालों पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न 10। पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण पद्धतियां टीचिंग मेथड्स क्या हैं? प्रमुख शिक्षण पद्धतियां: क्षेत्र भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप, छात्रों को प्राकृतिक स्थलों, उद्यानों या कारखानों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराकर सिखाना। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, छात्रों को पर्यावरण से जुड़े छोटे प्रोजेक्ट जैसे पौधे लगाना, पानी की बचत का सर्वे करना सौंपना। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को कक्षा में रखकर छात्रों से उनके व्यावहारिक हल निकलवाना। विचार विमर्श और समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दों पर छात्रों के बीच संवाद कराना। प्रश्न 11। अच्छे पर्यावरण के लिए इको क्लब्स का महत्व। परिचय। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गठित छोटे समूहों को इको क्लब कहते हैं। इको क्लब का महत्व। यह छात्रों को व्यावहारिक रूप से पेड़ लगाने, स्कूल परिसर को साफ रखने और पॉलीथीन का उपयोग बंद करने के लिए प्रेरित करता है। यह बच्चों में नेतृत्व क्षमता और पर्यावरण के प्रति जवाबदेही की भावना विकसित करता है। इसके माध्यम से विद्यालयों में विशेष दिवसों पर जागरूकता रैलियां और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। प्रश्न 12। सह पाठ्यक्रम तथा पाठ्येतर गतिविधियां को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अवधारणा। किताबी ज्ञान के अलावा छात्रों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालय में आयोजित होने वाली गतिविधियां सह पाठ्यक्रम कहलाती हैं। पर्यावरण शिक्षा में उपयोग। पर्यावरण आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग और नाटक का आयोजन करना। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित रैलियां निकालना और श्रमदान के जरिए विद्यालय परिसर की सफाई करना। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें आचरण से पर्यावरण प्रेमी बनाना है। प्रश्न 13। मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवं योगात्मक मूल्यांकन समेटिव। निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सतत रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन है। सरल उदाहरण: कक्षा में पढ़ाई के दौरान शिक्षक द्वारा मौखिक प्रश्न पूछना, साप्ताहिक टेस्ट लेना या छोटे प्रोजेक्ट की जांच करना ताकि कमियों को तुरंत सुधारा जा सके। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। यह शिक्षण सत्र या पाठ्यक्रम के अंत में होने वाला मूल्यांकन है। सरल उदाहरण: वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर परीक्षाएं जिसके आधार पर छात्र की ग्रेड या अंक तय किए जाते हैं। मुख्य अंतर: निर्माणात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन अंतिम उपलब्धि का आंकलन करता है।